नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। करा सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक, बाल अपराधी। तो जो सामाजिक नियम और कानून है उसके विरुद्ध जाके कोई काम करेगा तो वो अपराधी यानी बाल अपराधी बालक कहलाएगा। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। एक शिक्षिका को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रगतिशील भूमिका में, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में, प्रभावशाली भूमिका में। तो शिक्षक हो या शिक्षिका, उसको प्रजातांत्रिक भूमिका में कार्य करना चाहिए। ठीक है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक व राजनीतिक चेतना, व्यवहार परिवर्तन, स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। तो अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य व्यवहार परिवर्तन यानी व्यवहार में परिवर्तन है। विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है। कभी कभार हंसी का शोर, पूर्ण रूप से शांति, शिक्षक छात्र वार्ता, विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप। तो सबसे अच्छी कक्षा, सजीव कक्षा, जीवित कक्षा कौन सी होगी? शिक्षक छात्र वार्ता, जिसमें शिक्षक छात्र एक दूसरे से प्रश्न आदि पूछें, वार्ता करें, ये सजीव कक्षा के तहत जाएगा। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं, उपयुक्त सभी। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं में लिंग भेद भी आएगा, शारीरिक रचना भी आएगी, मानसिक योग्यता भी आएगा, इसलिए विकल्प डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? मतलब मानव विकास की चारों अवस्थाएं आपको दी हुई हैं। पूछ रहा है पहले कौन सी अवस्था आती है, उसके बाद कौन सी अवस्था। तो सबसे पहले शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है। तो किस विकल्प में दिया हुआ है? शैशवावस्था ए बी में, फिर ए में किशोरावस्था दे दिया तो गलत हो जाएगा। विकल्प बी सही हो जाएगा। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीकों से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया थॉर्नडाइक जी के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पावलोव के द्वारा, कुर्टलेबिन के द्वारा। तो ये सिद्धांत कि जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी सीखता है, ये थॉर्नडाइक जी का कथन है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। आपके अनुसार शिक्षण है एक प्रक्रिया, एक कला, एक कौशल, बी और सी दोनों। तो देखिए शिक्षण एक कौशल है, ठीक है, विकल्प सी सही हो जाना। अच्छा, इसमें बी और सी दोनों दिया है तो एक कला भी आप मान सकते हैं, इसलिए एक कला भी हो जाएगा और एक कौशल तो शिक्षण है ही है। अगर बी और सी ना दिया होता तो फिर एक कौशल यही सही हो जाता, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? तो मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक जी का, मैस्लो का, गिलफोर्ड का, कफक्का का। तो किसका है ये? मैस्लो जी का। अब्राहम मैस्लो जी ने पदानुक्रमित सिद्धांत दिया है, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का प्रत्यय दिया गया बंडूरा द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा। तो जेडपीडी का सिद्धांत सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जनक लेओ वाइगोत्स्की जी के द्वारा दिया गया है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया हिप्पोक्रेटस के द्वारा, क्रेचमर के द्वारा, सेल्डन के द्वारा, स्प्रेजर के द्वारा। तो ये स्प्रेजर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, समाजशास्त्रीय व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय सिद्धांत स्प्रेजर के द्वारा दिया गया है, विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट
शिक्षण विधि किससे संबंधित है? फ्राबेल से, जॉन डीबी से, आर्मस्ट्रांग से, मैकडूगल से। तो प्रोजेक्ट विधि के जनक जॉन डीबी जी हैं, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? 1990, 1993, 1998, 2000। तो जिला शिक्षा कार्यक्रम 1993 में लागू किया गया, विकल्प बी सही हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हों, व्यवहारिकता का निर्माण, उपयुक्त सभी। तो शिक्षा का उद्देश्य इन सारे विकल्पों को हो जाएगा, क्योंकि अच्छा नागरिक बनाना भी है, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज देश के लिए उपयोगी हों, व्यवहारिकता का भी निर्माण करना, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। फ्राबेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया? गेंद का खेल, ब्लॉक का खेल, आकृतियों का खेल, उपयुक्त सभी। तो फ्राबेल ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गेंद के खेल को दिया था, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन है पूछ रहा है आपसे? जुड ने, राइसयोम कार्नमैन, विलहेल्म बुंट ने, कॉलिंस द ड्रेबर ने। तो कौन हो जाएगा? बुंट जी ने। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि के जनक बुंट जी, विलियम बुंट। इसमें विलहेल्म लिख दिया है, विलियम बुंट है, विकल्प सी सही हो जाएगा। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? आत्म केंद्रिता के द्वारा, सजीवता यथार्थवाद के द्वारा, सजीवतावाद के द्वारा, वैयक्तिकवाद के द्वारा। तो किसके द्वारा नहीं प्रयुक्त होता है? वैयक्तिकवाद के द्वारा, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। समूह शिक्षण संसाधनों, रुचि व विशेषताओं का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षक के समूह द्वारा शिक्षण है। शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने की एक उपाय है। स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थियों को उनके योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटकर शिक्षण है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? मरे, बेलक, रॉबर्ट, रोजनबिंग। तो किसने किया बाल अंतर्बोध परीक्षण? बेलक, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। और टीईटी परीक्षण मरे जी ने किया था। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। तो शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाए रखना, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव का स्वागत करना, शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सकें, कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना, शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के बच्चों का, यानी बिना भेदभाव के सभी प्रकार के बच्चों का समावेश। ठीक है, यह है समावेशी शिक्षा, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। फिर कह रहा निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है? सकारात्मक व शाब्दिक पुनर्बलन, ये तो सकारात्मक पुनर्बलन होता है। शारीरिक दंड, ये भी पुनर्बलन में आएगा। नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक भी पुनर्बलन होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सारे पुनर्बलन के प्रकार हैं, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प डी सही हो जाएगा। एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है, यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है तो उसकी विजुअलिटी इक्विटी कितनी होगी? अत्याधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंखों में 6/6 से कम, अत्याधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंखों से 6/7 से कम, अत्याधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख से 6/30 कम, अत्याधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंखों से 6/60 कम, यानी उसका 1/10 गुना। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प।
अत्याधिक उपयुक्त सुधार की साथ ठीक आंखों में 6/60 से कम, यानी 1/10 गुना उसकी विजिबिलिटी उससे कम रहेगी। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? गला काट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए, विद्यार्थियों के सम्मुख एक अप्राप्त लक्ष्य रखना चाहिए, नई तकनीकी व नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए, उनकी आकांक्षा स्तर को घटाना चाहिए। तो देखिए, नई तकनीकी और नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है पूछ रहा है, तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन है ये तो सही है, तनाव को कम करता है ये भी सही है, नंबरों के स्थान पर ग्रेड का भी प्रयोग होता है, लेकिन ये शिक्षकों पर बोझ डालता है, ये गलत है। ठीक है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है कक्षा पर नियंत्रण, कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, यानी विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 का, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986, उसी का परिणाम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यानी विकल्प सी, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, आध्यात्मिक। तो संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक ये सब शैक्षिक क्षेत्र में आएंगे, लेकिन आध्यात्मिक जो है ये अधिगम का क्षेत्र नहीं माना जाएगा, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक विषमजातीय है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कक्षा कक्ष में आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चन थे, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि कितने सही हैं हुए आपके, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।